हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज है 20th ऑफ दिसंबर 2023 एंड वी आर बैक विद आवर इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। आज इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस के इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन देखने से पहले हम कुछ टर्म हैं जो कि हम इंटरचेंजेबली बहुत बार यूज करते हैं, उनके बीच में एक बहुत ही मिनिस्कल डिफरेंस है, बहुत ही छोटा डिफरेंस है। आइए पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद न्यूज एनालिसिस शुरू करेंगे। वो जो टर्म जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरचेंजेबली यूज होती है। कोई उसको बोलता है स्टॉक, कोई उसको बोलता है शेयर्स, कोई उसको बोलता है इक्विटी। तो ये तीन टर्म हैं जो बेसिकली इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, एक दूसरे की जगह यूज होती हैं। बट इनमें क्या डिफरेंस है, इनकी बेसिक डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। बेसिकली बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स इज बेसिकली द पोर्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ मल्टीपल कंपनीज ऑफ मल्टीपल कंपनीज कंपनीज। तो बेसिकली बात करें कि स्टॉक्स जो होते हैं दैट इज द पोर्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ मल्टीपल कंपनीज। जैसे कि आप ये बोल दें कि मेरे पास टाटा के स्टॉक्स है, मेरे पास टाटा के स्टॉक्स है, मेरे पास महिंद्रा के स्टॉक्स है, मेरे पास टीसीएस के स्टॉक्स है। तो मतलब आपके पास स्टॉक्स है दैट यू हैव मल्टीपल ओनरशिप ऑफ मल्टीपल कंपनीज। देन कम्स इज शेयर्स। शेयर्स बेसिकली किसी पर्टिकुलर कंपनी के, दैट आई ओन 500 शेयर्स ऑफ टीसीएस। That means you own a particular amount of ownership in some particular company, specific amount of ownership in some particular company। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास 500 शेयर्स टीसीएस कंपनी के हैं। यहाँ पे क्या है, आई हैव 500, आई हैव मल्टीपल स्टॉक्स ऑफ महिंद्रा, टाटा एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। दैट मीन्स यू हैव मल्टीपल ओनरशिप। यहाँ पे यू हैव पर्टिकुलर ओनरशिप, और वी कैन से दैट you have these units of ownership in some specific company. And third one is equity. Equity is basically the stake in some company. Equity is basically the amount of stake you hold in some company, amount of stakes or ownership you hold in some company, in some company। बेसिकली आप मान लीजिए किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए और आपने 1000 शेयर्स खरीद लिए। दैट मीन्स यू हैव 10% stakes in that company in lieu of ownership। You have 10% stakes in that company in lieu of ownership। That means you have 10% equity in that company। So this is equity, shares and stock। Basically डेली बेसिस पे हम बात करेंगे तो ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, मतलब इनको कोई स्पेसिफाई नहीं करता, एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं। बट बहुत छोटा सा डिफरेंस था, हम रेगुलर बेसिस पे इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस के अंदर इसको बार बार, कभी मैं स्टॉक्स वर्ड यूज करता हूँ, कभी शेयर्स यूज करता हूँ, कभी इक्विटी होल्डिंग्स यूज करता हूँ। सो मैंने सोचा कि एक डिफरेंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। नाउ मूविंग ऑन टू आवर इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। फोर्ड ड्राइव्स आउट डील टू सेल द तमिलनाडु प्लांट टू जेएसडब्ल्यू। आप लोगों को पता है जो फोर्ड हमारी पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो कि कार्स बनाती थी, वो भारत से पलायन कर चुकी थी। उन्होंने अपना लास्ट प्लांट जो था दैट वाज इन तमिलनाडु, उसको भी शट डाउन कर दिया था, शटर डाउन कर दिया था, वहां पे प्रोडक्शन बंद हो रखा था। और बहुत टाइम से ये कवायद चल रही थी कि कभी महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर की बात चल रही थी, या और अभी रिसेंटली तो जेएसडब्ल्यू जो जिंदल स्टील है, उन्होंने इसको एक्वायर करने के लिए इनकी काफी दिन से एक बातें चल रही थी, सो दैट कि जेएसडब्ल्यू इस प्लांट को खरीद लेगा और वहां पे अपना जो एम्बिशियस इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने की बात चल रही थी। बट अभी करंटली फोर्ड मोटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है
उन्होंने ये बोला है वी आर नॉट फाइनलाइजिंग द डील विद द जेएसडब्ल्यू ग्रुप, हम सज्जन जिंदल के जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ अभी वी आर नॉट इन द पोजीशन टू फाइनलाइज। बेसिकली इसके बाद स्पेकुलेशन हो गई है इकोनॉमी के अंदर कि ये जो यूएस कंपनी है फोर्ड में भी ये दोबारा इंडियन ऑटो मार्केट के अंदर री एंट्री का देख रही है, क्योंकि बीच में काफी ह्यूज लॉसेस अकर किए थे और इनके लिए प्रोडक्शन वायबिलिटी बहुत ही मिनिस्कल हो गई थी, बहुत कम हो गई थी, इसलिए इन्होंने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी बंद कर दी थी। लेकिन अब ये दोबारा जैसे ही इनकी जेएसडब्ल्यू के साथ डील फाइनलाइज नहीं हो पा रही, तो बहुत स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि ये शायद दोबारा इंडियन मार्केट्स के अंदर री एंट्री करेगी। फोर्ड के स्पोक्स पर्सन ने जैसे कि एक ईमेल के अंदर कहा कि वी कंटिन्यू टू एक्सप्लोर alternatives for our manufacturing facility in Chennai and have nothing further to share। बेसिकली इन्होंने कहा है कि हम दोबारा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमारी फैसिलिटी दोबारा हम शुरू कर सके चेन्नई के अंदर। बेसिकली जो कंपनी का मराई मलाई नगर के अंदर जो प्लांट है वो बेसिकली कोविड पेंडेमिक के बाद से ही बंद है सितंबर 2021 के अंदर। इन ल्यू ऑफ ह्यूज लॉसेस एंड स्लोडाउन इन्होंने अपना प्लांट बंद कर दिया था। JSW, which recently announced the purchase of a 35% stake in joint venture with SAIC, has finalized an agreement to buy the Ford plant for about $100 million। JSW ने एक जॉइंट वेंचर किसके साथ किया? SAIC के साथ किया, जो कि इनके एग्रीमेंट फाइनल स्टेज में था और उसके अंदर JSW 35% स्टेक देख रहा था और उनका प्लान था इस प्लांट को एक्वायर करने का $100 मिलियन के बाद। पास्ट का देखें तो अक्टूबर 2019 में फोर्ड ने एमओयू साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ फॉर कोऑपरेशन ऑन मोबिलिटी प्रोग्राम। उसके बाद जनवरी 2021 के अंदर दे पुल्ड आउट द प्रपोज जेवी, इनके साथ जो जेवी हुआ था उसको पुल आउट कर लिया था एंड डिसाइड टू कंटिन्यू स्टैंड अलोन बिजनेस। महिंद्रा के साथ नहीं जाना चाहा और बोले कि हम अकेले ही हमारा प्रोसेसिंग करेंगे। सितंबर 2021 के अंदर अनाउंसेस द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडिया बिजनेस अमिट माउंटिंग लॉसेस। सितंबर 2021 के अंदर उन्होंने कहा था कि हम बहुत ज्यादा ह्यूज लॉसेस इनकर कर रहे हैं और स्लो डाउन बहुत ज्यादा है। अगस्त 2022 के अंदर दे साइंस डेफिनेटिव एग्रीमेंट विद टाटा मोटर्स टू सेल सनंद प्लांट। इनका जो गुजरात के अंदर सनंद का जो प्लांट था वो इन्होंने अगस्त 22 के अंदर टाटा मोटर्स को बेच दिया था। और सितंबर 2022 के अंदर दे अनाउंसेड सेवरेंस पैकेज फॉर चेन्नई प्लांट। उन्होंने चेन्नई प्लांट के लिए पैकेज की डिमांड की। बेसिकली देखते हैं जो तमिलनाडु प्लांट है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, 350 एकर्स के अंदर फैला हुआ और उसकी एनुअल कैपेसिटी है 1.5 लाख कार पर ईयर बनाने की, 1,50,000 कार्स और 3,40,000 इंजन बनाने की। इट इज शट सिंस जुलाई 2022, 2022 जुलाई से ये बिल्कुल शटर्ड ऑफ पड़ा है। आइए देखते हैं अभी क्या फोर्ड दोबारा भारत के अंदर एंट्री कर पाएगा, क्या रिवाइवल प्लान होगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कुड री-रेट फर्दर। एनालिस्ट बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव कर रहे हैं और वो लैंडिंग मार्केट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल ने बोला कि इंडियन स्टेट ओन्ड बैंक शेयर्स में री-रेट फर्दर ड्रिवन बाय द ऑनगोइंग अर्निंग। तो उन्होंने बताया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके जो शेयर्स के रेट हैं वो और ज्यादा उछाल मार सकते हैं और ज्यादा उनके अंदर स्टॉक्स के अंदर शेयर्स के अंदर बोयंसी है। हम पहले इसीलिए डिस्कस किया था स्टॉक शेयर्स एंड इक्विटी, तो क्योंकि इनकी लोन की ग्रोथ हुई है, मार्जिन स्टेबिलिटी हुई है और कंट्रोल्ड क्रेडिट कॉस्ट है, तो इन चीजों के मद्देनजर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। सेवरल पब्लिक सेक्टर बैंक हैव रेज्ड कैपिटल फ्रॉम द मार्केट एंड हैव ए हेल्दी टायर 1 रेशियो। उनका जो टायर 1 रेशियो वो ठीक है एंड विच शुड एज बिजनेस ग्रोथ पर्टिकुलरली एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल रिवाइव्स पोस्ट जनरल इलेक्शन। तो जो इन्होंने बताया है ब्रोकरेज ने, जो ब्रोकरेज फर्म्स ने जो टारगेट्स बताए हैं कि 17% तक से लेकर 24% तक का इनके शेयर्स के अंदर उछाल देखने को मिल सकता है। एसबीआई जो अभी करंटली 656 पे चल रहा है उसकी बाय की सलाह दी जाती है एनालिस्ट के द्वारा, जिसका टारगेट प्राइस 800 बताया गया है। दैट मीन दे हैव अपसाइड पोटेंशियल ऑफ करीब अराउंड 21.95%। देन इज बैंक ऑफ बड़ौदा जो करंटली 226 पे है, यहाँ पे भी बाय सेल 280 का टारगेट शो कर रहा है
with an upside potential of 23%. Canara Bank currently CMP's current market price is 446 and has an upside potential of 550. Union Bank is at 122 and has upside potential of 150. Indian Bank at 448 and upside potential of 525, that is 17%. Only the Punjab National Bank has an rating is neutral. That means it is currently market price is 91 and the target price is 90, means it will remain neutral. There is no rating of buying or selling. It is kind of neutral, so you can hold it if you have. So these are some leading lenders whose shares can move up in the coming years. Bain Capital in talks to acquire majority stake in Vibrant Energy. जो बेन कैपिटल है जो कि वाइब्रेंट एनर्जी है, वाइब्रेंट एनर्जी बेसिकली जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट है उनको ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रीन पावर प्रोवाइड करता है. तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जो बेन कैपिटल है, इट हैज एंटर्ड इनटू टॉक्स विद मैक्वेरी कैपिटल टू एक्वायर अ मेजॉरिटी स्टेक इन वाइब्रेंट एनर्जी. वाइब्रेंट एनर्जी को एक्वायर करने की कवायद चल रही है और जिसके अंदर जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है वो बेन कैपिटल इसके अंदर बात चल रहा है. लास्ट ईयर इकोनॉमिक टाइम्स ने इस खबर को बताया था कि मैक्वेरी ने एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर किया है फॉर द सेल प्रोसीड्स ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी. बेन इज करंटली डूइंग ड्यू डिलिजेंस एंड फाइनल ऑफर इज स्टिल. अभी फाइनल ऑफर आने की कवायद चल रही है. अभी काफी टाइम लग सकता है. कंपनी इज लाइकली टू फेच एन इक्विटी वैल्यू ऑफ $200 मिलियन, $200 मिलियन तक की इक्विटी वैल्यू फेच करने की संभावना बताई जा रही है. एंड विद एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ क्लोज टू $500 मिलियन. तो एंटरप्राइज वैल्यू विल बी $500 मिलियन एंड आउट ऑफ दैट इक्विटी वैल्यू विल बी $200 मिलियन. बेसिकली ये Macquarie Capital initiated Vibrant Energy's sale process earlier this year. This sale evidenced interest from global firms like Sun Energy and Vitol. Majority stake in Vibrant Energy owned by Blue Leaf Energy. जो अभी Vibrant Energy के अंदर जो majority stock है वो किसका है? Blue Leaf Energy का है. And Blue Leaf Energy operates globally with 7 gigawatt project pipeline. तो Blue Leaf Energy है वो इसका majority shareholding है. देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा. स्टॉक स्टिल्स द फर्स्ट चॉइस. रिटेल प्लेयर स्किप गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट. अभी आपने देखा कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की है और बहुत सारे आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड्स इनिशिएट होते हैं, सब्सक्रिप्शन होते हैं. बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड की तरफ इतना इसको एक अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं देखते. बेसिकली या तो वो इक्विटी मार्केट्स के अंदर जाते हैं या फिर फिक्स डिपॉजिट की तरफ रुख करते हैं. इसका एक रीजन है. इसका रीजन क्यों है, क्या है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट है तो वो एक गारंटीड गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड है, लेकिन उसकी जो रिटर्न रहती है वो 5% के अराउंड तक ही रहती है एनुअल रिटर्न. एंड इससे ज्यादा तो फिक्स डिपॉजिट की, जो कि अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा कि 7.15 7.85 तक की फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट दे रहे हैं, दैट टू इन अ कंपाउंडेड मैनर पब्लिक सेक्टर बैंक्स. तो अभी भी रिटेल इन्वेस्टर की फर्स्ट चॉइस इज फिक्स डिपॉजिट एंड द सेकंड चॉइस इज बेसिकली द इक्विटी इन्वेस्टमेंट. Retail players are flocking to equity markets in droves, but when it comes to purchasing sovereign bond, their appetite remains scant. अगर डेटा की बात करें तो 11 दिसंबर 2023 को देखें तो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपनड ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल डायरेक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म. तो आरबीआई मैनेज करता है रिटेल डायरेक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड, जो गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू करती है जिसके बाद वो पब्लिक से पैसा उठाती है और उसको कैपिटल या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर यूज करती है. तो बेसिकली वो आरबीआई के थ्रू अकाउंट्स ओपन होते हैं. जो अकाउंट ओपन हुए 11 दिसंबर 2023 तक वो 1,06,421 हुए. एंड टोटल प्राइमरी मार्केट सब्सक्रिप्शन कितना था? 3,337.51 crore. The statistics date back to the inception of the platform on November 12, 2021. मतलब ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं ये 12 नवंबर 2021 से लेके अभी तक की इतना ही सिर्फ 1 लाख अकाउंट ओपन हुए हैं. So to put the number in context, as on December 18, the total outstanding amount of central government bond is 100 lakh crore. Meanwhile, the latest data released by Association of Mutual Funds show that SIP account were $74 million. तो बेसिकली जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं हो रही है रिटेल इन्वेस्टर. इसकी बजाय वो एसआईपी, म्यूचुअल फंड में एसआईपी, फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर इक्विटी मार्केट्स की तरफ जाने पे रुख कर रहे हैं. क्या क्या हर्डल आ रहे हैं? तो बिगेस्ट हर्डल
और बिगेस्ट रोड ब्लॉक और बिगेस्ट हर्डल फॉर रिटेल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट बॉन्ड इज sharp rise in bank fixed deposit rates since the last year amid interest rate hike and liquidity withdrawal by the RBI। तो बेसिकली सबसे बड़ा रोड ब्लॉक जो आ रहा है वो नंबर 1 आ रहा है कि फिक्स डिपॉजिट के एफडी के रेट है वो हाई है। अगर बात करें बैंक कितना 7.25 7.75 और कई बार तो 7.85 तक फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट दे रही है, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट दे रही है, और अगर उसको कंपाउंडेड क्वार्टरली कर ले तो 8% से भी ज्यादा रहा है। लेकिन अगर बात करें हम 2021-22 और 23 की तो गवर्नमेंट बॉन्ड की रिटर्न्स लेस देन 5% ही रही है। तो इट इज नॉट एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर retail investors। The biggest competition to these government bonds is the competition from other government schemes, that is small saving schemes। तो बहुत सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स आपने देखा होगा, पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम है। इस तरह की जो स्मॉल सेविंग स्कीम है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, वो इंटरेस्ट रेट भी अच्छा देती हैं। अलोंग विद दैट टैक्स एग्जेम्पशन इज देयर, यहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन भी है। अगर 80C फॉर्म 80C की बात करें जो कि हमारे इनकम टैक्स रिटर्न का पार्ट होता है, उसके तहत जो एग्जेम्पशन रहता है वो 50,000 की लिमिट है। तो बेसिकली जो भी इनकम है हम करीबन 10,000 रुपए तक की तो टैक्स सेविंग इसके अंदर यहाँ कर सकते हैं इफ वी आर पार्ट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर नहीं है। तो यही वजह है कि लोग गवर्नमेंट बॉन्ड की तरफ अट्रैक्टिव नहीं हो रहे। दे आर इंस्टेड गोइंग फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट और दे आर parking their money in some small saving schemes or they are moving towards equity market or mutual funds। Moving on to next, Colorado Supreme Court bans Donald Trump from the state's 2024 इलेक्शंस। अभी जो कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक 4:3 की मेजोरिटी से डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसके लिए उन्होंने उनके कैंडिडेचर को कैंसिल किया है। उन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज इनएलिजिबल फॉर द व्हाइट हाउस अंडर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इंसरेक्शन क्लॉज एंड रिमूव्ड हिम फ्रॉम द स्टेट्स प्रेसिडेंशियल प्राइमरी बैलेट। तो बेसिकली इस कोर्ट ने 4:3 की मेजोरिटी से ये बोला कि दैट आने वाले इलेक्शन के लिए डोनाल्ड ट्रम्प इनएलिजिबल है फॉर द प्रेसिडेंशियल पोस्ट एज पर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इंसरेक्शन क्लोज। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो क्लोज है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो क्लोज है जिसके अंदर सेक्शन 3 ऑफ द 14th अमेंडमेंट, और जो सेक्शन 3 ऑफ द 14th अमेंडमेंट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हिसाब से अगर कोई भी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट अगर कहीं इंसरेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, उसको इंसाइट करता है, और जिसने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ओथ ली होती है वो किसी इंसरेक्शन को इंसाइट करता है, पार्टिसिपेट करता है या उसका रोल पाया जाता है, तो उसको इनएलिजिबल कर दिया जाता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए। तो ये सेक्शन 3 ऑफ द 14th अमेंडमेंट के अंदर 4-3 डिसीजन से कोलोराडो ने हाईएस्ट कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट था उसके फैसले को ओवरटर्न कर दिया था। बेसिकली जो लोअर कोर्ट था, लोअर कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने कहा था कि ये तो प्रूव हो गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो कैपिटल के ऊपर हमला हुआ था, कैपिटल 6 जनवरी 2021 को कैपिटल के ऊपर जो हमला हुआ था, उन इंसरेक्शन को इंसाइट करने में जो ट्रम्प की स्पीच थी उसके बेसिस पे ही ये हुआ था, एंड ही इज फाउंड टू हैव इंसाइटेड दैट इंसरेक्शन। बट ये क्लियर नहीं है whether that clause section 3 of the amendment of the US Constitution applies to president also। तो इसके ऊपर जो अभी फैसला आया है कोलोराडो हाई कोर्ट, कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कि यस इवन प्रेसिडेंट इज आल्सो द ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ओनली। बेसिकली इनके जो अटर्नी थे, ट्रम्प के अटर्नी, उन्होंने ये दलील दी थी कि बिकॉज द लैंग्वेज इन द सेक्शन 3 refers to the officer of the United States who take an oath to support the constitution, it must not apply to the president। उन्होंने ये दलील दी कि प्रेसिडेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि जो लैंग्वेज लिखी हुई उसके हिसाब से all the officer of the United States who take oath to protect the constitution, to support the constitution is does not apply to president who is not included as an officer of the United States elsewhere in the document and whose oath is to preserve, protect and defend the constitution। तो बेसिकली इनकी ये दलील थी कि प्रेसिडेंट जो है that is the highest post and that does not come under the officers of the United States। तो ये जो सेक्शन होगा ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, और उन्होंने जो यूएस के सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील में जाने का
फैसला किया है। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या ट्रंप को प्रेसिडेंशियल की जो रेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा या उनको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, गवर्नमेंट मूव्स 2 months asset freeze फॉर बैंकरप्ट अलायंस। आपको पता है गो फर्स्ट गो एयरलाइंस जिसकी हम बार बार बात करते रहते हैं हमारे इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस के अंदर, वो बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसके आईबीसी के तहत। और उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने एक जो क्लोज है, जो कि गवर्नमेंट ने एक जो केप टाउन कन्वेंशन का एक क्लोज है उसको अडॉप्ट करने की सोची है। दो द कन्वेंशन हैज नॉट फॉर्मली बीन अडॉप्टेड बाय अस, तो उन्होंने ये कहा है कि एज पर द क्लोज the government could stipulate a 2 month moratorium rule for the aviation sector to ensure that the aircraft of the bankrupt airlines are not taken by the lessor immediately after the default, paralyzing its operation. बेसिकली क्या होता है, ये जितने भी एयरलाइंस हैं इनके पास जो लीज पर एयरक्राफ्ट होते हैं, फॉरेन एंटिटीज होती हैं जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो लीज पे लिए होते हैं, ठीक है, और वो ऑपरेट करते हैं हमारी कंट्री के अंदर। सिमिलरली स्पाइस जेट के अंदर भी है, इंडिगो के अंदर भी है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एयरलाइन एविएशन कंपनीज के पास लीज पे एयरक्राफ्ट होते हैं। तो क्या रहता है कि जैसे ही गो फर्स्ट का ग्राउंडेड हुई, बैंक्रप्सी हुई, तो उसके बाद जो लेसर थे उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट वापस मांग लिए थे कि हमें हमारे एयरक्राफ्ट वापस दीजिए। तो इंस्टेड एकदम से कंपनी दिवालिया हुई है, बैंक्रप्सी हुई है, और उसके बाद इंस्टेंटली सारे असेट्स और असेट्स एयरक्राफ्ट आर द असेट ऑफ द एयरलाइंस ओनली, तो उन्होंने वो असेट्स या फिर एयरक्राफ्ट बोलिए वापस मांग लेते हैं कि हमारे वापसी दो, और उसके बाद केस में चले जाते हैं। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या हमारी गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है, ये चाक आउट कर रही है कि जो एज पर द केप टाउन कन्वेंशन वी आर ऑल्सो अडोप्टिंग टू एग्जेम्प्ट द एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स एंड इंजन्स फ्रॉम मोरेटोरियम under the insolvency law, citing India's decision to adopt the Cape Town Convention that allows airlines to keep leased aircraft for at least 2 months in case of default। तो मतलब 2 महीने तक तो मोरेटोरियम होना ही चाहिए कि वो अपने एयरक्राफ्ट वापस ना मांगे, सो दैट कुछ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी की जो प्रोसीडिंग्स है उनके अंदर बैंक एयरक्राफ्ट एयरलाइंस के रिवाइवल का क्या पता प्लान चौक आउट हो जाए और वो दोबारा स्काई के अंदर हो। However, as per the Civil Aviation Ministry's planned Cape Town Convention bill is yet to be introduced in Parliament, the Ministry of Corporate Affairs could pitch up for a 2 months moratorium on aircraft of insolvent airlines if required until the convention is fully adopted by us। तो अभी बेसिकली हमने अडॉप्ट नहीं किया है कन्वेंशन को, ये बात चल रही है। मोरिटोरियम क्या है, व्हाट इज द मोरिटोरियम? Insolvency and bankruptcy code bars a firm's assets disposal via moratorium once the insolvency case is admitted। अगर एक इंसॉल्वेंसी केस एडमिट हो जाता है तो एज पर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हम जो उसके फर्म के असेट हैं उनके डिस्पोजल पे अब एक बार रोकथाम लग जाती है, मोरेटोरियम लग जाता है। Why the exemption to aviation? India wants to adopt the Cape Town Convention that allows only up to 2 month moratorium for the rental defaults। तो बेसिकली जो लेसर होते हैं, जिन जो एयरक्राफ्ट लीज पे दे रखे होते हैं, उनके बदले एयरलाइंस उनको रेंट पे करता है। तो हम जो एज पर द केप टाउन कन्वेंशन हमने दो वी हैव नॉट अडॉप्टेड इट, हम चाहते हैं कि हम भी 2 मंथ का मोरेटोरियम दें। अभी क्या करंट स्टेटस है? एक्सपर्ट सेज नो मोरेटोरियम ऑन एयरक्राफ्ट नाउ as MCA has given exemption and the Cape Town bill is yet to get node। अभी केप टाउन का जो अडॉप्शन का बिल है वो पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं हुआ है, तो अभी एज ऑफ नाउ मोरेटोरियम नहीं मिल सकता। Why a 2 month moratorium? Without moratorium, lessor can take the planes back immediately, crippling a stressed airlines operation। तो बेसिकली अगर ये ना हो, मोरेटोरियम ना हो, तो जैसे ही कोई भी एयरलाइंस ग्राउंड होती है या अपनी पेमेंट पे डिफॉल्ट करती है, तो जो लेसर्स होते हैं वो अपने एयरक्राफ्ट इमीडिएटली वापस ले लेते हैं, जिससे जो क्रिपल्ड एयरलाइंस है वो और ज्यादा क्रिपलिंग सिचुएशन के अंदर आ जाती है और ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन के अंदर आ जाती है। तो अभी इसके ऊपर हम केप टाउन कन्वेंशन को पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करके अडॉप्ट करने की जो प्रोसेस होगा वो आगे आने वाले समय में रहेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, RIL pays ₹250 crore टू मेट्रो फॉर यूजिंग इट्स ब्रांड नेम इंडिया। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है जिन्होंने
मेट्रो एजी एक कंपनी है, ये एक जर्मन ब्रांड है। मेट्रो एजी रिटेल ब्रांड है, उसकी होलसेल चेन एक्वायर करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने बेसिकली इसको 250 करोड़ फॉर यूजिंग इट्स ब्रांड नेम लाइसेंसिंग और ब्रांड नेम ट्रांजिशनल सर्विसेज के लिए दिए। ये बेसिकली इट्स जस्ट अ कॉर्पोरेट न्यूज, no need to go in depth. We'll be coming back with daily economic times analysis tomorrow, that is 21st of December 2023. Till then, stay with me, stay with education. Jai Hind, Jai Bharat.